Most welcome to our NCERT based notes with best explanation playlist series. Today we will discuss NCERT class 6 geography textbook The Earth Our Habitat. Book name is The Earth Our Habitat. Chapter 3 Motions of the Earth Notes. Chapter 3 explains the two primary movements of the earth, rotation and revolution. First one is the rotation, second one is the revolution, and their crucial effects on our planets, such as the cycle of day, night and changes of seasons. इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? तो इस चैप्टर में दो प्राइमरी मूवमेंट्स हम लोग को एक्सप्लेन कर रहा है। ये चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा है टू प्राइमरी मूवमेंट्स। अर्थ का जो दो प्राइमरी मूवमेंट्स है, इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स है, एक क्या है रोटेशन, एक रोटेशन है, दूसरा रिवॉल्यूशन है। ये दोनों हम लोग को डिटेल से पढ़ना है। एंड देयर क्रूशियल इफेक्ट, इनका क्रूशियल इफेक्ट्स क्या होगा, इनके कारण क्या क्या होगा हमारे प्लेनेट पे, यानी रोटेशन का क्या परिणाम आता है और रिवॉल्यूशन का क्या परिणाम आता है। रोटेशन और रिवॉल्यूशन क्या होता है, देखिए रोटेशन तो ये होता है कि अर्थ आपका जो है लोअर क्लास, इससे प्रीवियस चैप्टर में भी हम लोग पढ़े थे इसके बारे में कि एक इसका जो एक्सिस है, अर्थ का जो एक्सिस है उस पर ये रोटेट करता होगा। मतलब ये एक्सिस पे जो घूमता रहता है ना अर्थ अपने एक्सिस पे, इसी को रोटेशन कहते हैं। ये रोटेशन हो गया, मतलब अपने एक्सिस पे, इसको हिंदी में घूर्णन कहते हैं। रोटेशन करता है अर्थ, अपने एक्सिस पे घूमता रहता है, गोल गोल घूमते रहता है। नाउ रिवॉल्यूशन दूसरा चीज़ है। रिवॉल्यूशन क्या है, अगर आप रिवॉल्यूशन देखेंगे तो एलिप्टिकल ऑर्बिट वाला जो बताए थे कॉन्सेप्ट कि सन होता है यहाँ पे किसी सेंटर पे, एलिप्टिकल ऑर्बिट में दो सेंटर होता है, तो उसमें क्या होता है सन किसी एक जगह पे है, मान लीजिए यहाँ सन है, ये वाला पार्ट सन का है और ये हमारा अर्थ है। तो अर्थ जो ये यहाँ पे इसके चारों तरफ घूम रहा है, ऐसे ऐसे वो आगे बढ़ रहा है, इसको कहते हैं रिवॉल्यूशन। यानी रिवॉल्व करना, किसी के चारों ओर परिक्रमा करना, यानी वो भ्रमण कर रहा है, ये एक चक्कर लगा रहा है। रोटेशन अलग होता है, रिवॉल्यूशन अलग होता है, इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। ओके, तो रिवॉल्यूशन रोटेशन में दोनों में डिफरेंस है। नाउ तो इस चैप्टर में यही चीज़ हम लोग को पढ़ना है कि टू प्राइमरी मूवमेंट्स है जो अर्थ के हैं, एक रोटेशन है एक रिवॉल्यूशन है, दोनों के क्रूशियल इफेक्ट क्या होंगे, जो साइकिल ऑफ डे और नाइट जो है वो कैसे कैसे होगा इनके इफेक्ट के कारण, और चेंजेस ऑफ सीजन जो होता है वो भी कैसे होता है। नाउ फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है रोटेशन। अभी जस्ट इसको एक्सप्लेन कर रहे थे। द डेली मोशन, ये 24 घंटे में एक बार पूरा हो जाता है रोटेशन एक बार अर्थ का जो है 24 घंटे में पूरा हो जाता है। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस, अपने एक्सिस पे चारों तरफ घूमना जो है, अभी जस्ट बता रहे थे रोटेशन के बारे में, ये वाला जो पोर्शन बता रहे थे ये रोटेशन होता था। तो रोटेशन बताए थे अभी कि डेली मोशन कैसे होता है। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस, अपने एक्सिस पे मूवमेंट अर्थ का करना ही रोटेशन कहलाता है। अब अर्थ डे के बारे में देखते हैं। अर्थ डे क्या होता है, द अर्थ टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स, अर्थ ना 24 आवर्स लेता है टू कंप्लीट वन रोटेशन, यानी एक रोटेशन पूरा करने में 24 घंटे का समय लगाता है। दिस पीरियड इज़ नोन एज द अर्थ डे, इसी को अर्थ डे कहते हैं। अर्थ पे एक दिन की जो टाइमिंग होती है वो 24 आवर्स होती है, 24 घंटे में एक दिन होता है। नौ डायरेक्शन क्या होगा इसका, तो अर्थ जो रोटेट करता है ना वेस्ट से ईस्ट, यानी वेस्ट से ईस्ट वो रोटेट करता रहता है, W2E, यानी W से ईस्ट की ओर, यानी वेस्ट से ईस्ट की ओर अर्थ रोटेट करता है। यही कारण है कि सूर्य जो है तो स्थिर, लेकिन हम लोग को पूरब में निकलता हुआ क्यों दिखता है, सन हम लोग को ईस्ट में ही दिखता है। इसका मेन रीज़न यही है कि क्योंकि हमारा अर्थ जो है रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए बार बार हम लोग को डेली क्या देखने को मिलता है कि सन जो है वो पूरब में उगता है। बेसिकली वो एक जगह स्थिर है, दैट मीन्स हम लोग उसको रोटेट कर रहे हैं, हम लोग उसको रिवॉल्व कर रहे हैं। ना इफेक्ट क्या है इसका, यानी डायरेक्शन
ये हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, रोटेशन के बारे में। तो रोटेशन कैसा होगा, तो रोटेशन क्या होता था, तो अपने एक्सिस पे अर्थ का जो है मूवमेंट रोटेशन कहलाता है। अर्थ डे क्या होता था, 24 आवर्स में ये कंप्लीट करता है रोटेशन। डायरेक्शन किस टाइप का होगा, तो वेस्ट से ईस्ट में इसका डायरेक्शन होगा। और अब आते हैं इसके इफेक्ट पे। अब इस रोटेशन का इफेक्ट क्या होगा, तो डे एंड नाइट होगा, यानी दिन और रात जो होती है ना, इसी के परिणाम के कारण होती है। अर्थ के रोटेशन के ही कारण दिन और रात होती है। देखते हैं पार्ट बाय पार्ट। नाउ द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ जो है, द स्फेरिकल शेप, अर्थ का कैसा शेप है, स्फेरिकल शेप होता है, यानी ये गोलाकार होती है पृथ्वी हमारी। मीन्स ओनली हाफ ऑफ इट रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन एट एनी टाइम। अगर सन का लाइट इधर से आ रहा है मान लीजिए, तो अर्थ पे हाफ ही पार्ट में पड़ेगा ना। अर्थ का ये वाला पार्ट में डे हो जाएगा उस समय, ये वाला डे हो जाएगा, क्योंकि पार्ट लाइट का पड़ रहा है, सन का लाइट जो है आ रहा है यहाँ से, तो ये वाला पार्ट डे हो जाएगा, तो यहाँ नाइट होगा, क्योंकि एक ही पार्ट में एक बार पड़ेगा। अर्थ का स्फेरिकल शेप है, तो ओनली हाफ पार्ट हमेशा रिसीव करेगा लाइट सन से एक टाइम में। नाउ द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे, जस्ट अभी बताया ये एक्सप्लेन करके, कि पोर्शन जो फेस करता है सन का एक्सपीरियंस वो डे करता है, यानी जो सन के सामने पोर्शन पकड़ाता है उसी पे दिन हो जाता है। वाइल द पोर्शन अवे फ्रॉम, यानी जो पोर्शन दूर होता है, जो पार्ट अर्थ का जो है ये पीछे रह जाता है, दूर रह जाता है सन से, वहाँ पे एक्सपीरियंस नाइट होता है, वहीं रात हो जाता है। यानी दिन और रात कैसे होती है, अब अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ये कारण किसके कारण होता था, ये होता था रोटेशन के कारण। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये क्या होता है, तो दिस इज़ द इमेजनरी सर्कल, एक इमेजनरी यानी काल्पनिक सर्कल है, एक काल्पनिक वृत्त है, ऑन द ग्लोब, ग्लोब के ऊपर, दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम द नाइट, जो दिन को रात से अलग करती है। मतलब एक काल्पनिक सर्कल है, काल्पनिक वृत्त है, जो ग्लोब को डिवाइड करती है, डे और नाइट में अलग अलग डिवाइड कर देती है। इसी को सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। Now, circle of illumination does not coincide with the Earth's axis because the axis is tilted. ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन आपको ध्यान रखना है कि ये टकराती नहीं है, कोइंसाइड नहीं करती है अर्थ के एक्सिस से। क्यों, क्योंकि एक्सिस जो है पहले से बता रखे हैं कि ये टिल्टेड है, 23.5 डिग्री से ये अर्थ का एक्सिस टिल्टेड है। सिग्निफिकेंस क्या होगा, इसका महत्व क्या है, तो इफ़ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, अगर अर्थ रोटेट नहीं करता, वन हाफ वुड ऑलवेज बी हॉट, तो एक पार्ट तो हमेशा दिन होता और एक पार्ट हमेशा रात होती, यानी रात वाली पार्ट हमेशा ठंडी होती और दिन वाला पार्ट जो हमेशा गर्म होता, मेकिंग द लाइफ इम्पॉसिबल। अब क्या होता है इससे दिक्कत, कि लाइफ तो इम्पॉसिबल होता, जो सन के तरफ वाला पार्ट पड़ता, ये वाला पार्ट मान लीजिए सन के तरफ वाला है, तो लाइट यहाँ से आ रहा है, तो सन का पार्ट वाला लाइट ये वाला डे होगा हमेशा, और इधर वाला पार्ट नाइट होगा। तो ये तो केवल हीट ले लेके ये हॉट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और यहाँ हीट मिल नहीं रहा है तो ये कोल्ड हो जाएगा। इससे क्या होगा कि इधर भी जीना संभव नहीं है, इधर भी जीना संभव नहीं है, तो हमारे जो लाइफ है इम्पॉसिबल हो जाता है। यानी सिग्निफिकेंस क्या है रोटेशन का, इफ़ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, अगर अर्थ रोटेट नहीं करता तो एक हाफ जो है वुड ऑलवेज बी हॉट, डे में हॉट रहता हमेशा, और एक हाफ जो पीछे वाला हाफ आधा वाला पार्ट पड़ रहा है वो नाइट में ठंडा रहता है हमेशा, ऑलवेज बी फ्रीजिंग, हमेशा वो ठंडा होते रहता। इससे क्या होगा, एक तरफ कोल्ड होते जाएगा, एक तरफ हॉट होते जाएगा, लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगा हमारा। नाउ सेकेंड पार्ट हमारा रिवॉल्यूशन है। रिवॉल्यूशन क्या होता है, द एनुअल मोशन, वो हम लोग जो पढ़े थे रोटेशन, बेसिकली रोटेशन एक बार देख लीजिए, यहाँ हम लोग डेली मोशन पढ़े थे, क्योंकि ये डेली होता है, पर डे ऐसा होते रहता है। लेकिन रिवॉल्यूशन बेसिकली क्या है, हमारा एनुअल मोशन है, 365 डेज में होता है, अप्रॉक्सीमेटली 365 डेज में ये होता है, इससे थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है। आइए डिटेल से देखते हैं। तो रिवॉल्यूशन क्या है, ये एनुअल मोशन है। रिवॉल्यूशन क्या है, ये एनुअल मोशन है। रिवॉल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, सन के चारों तरफ एलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ का घूमना। ये जो सन है आपका, सन मान लीजिए यहाँ है, अर्थ आपका यहाँ है, तो सन के चारों तरफ जो घूम रहा है अर्थ, दिस इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। अर्थ जो चारों तरफ चक्कर लगा रहा है सन के, वो दैट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इन अ फिक्स्ड पाथ, ये फिक्स्ड पाथ, ये जो आप पाथ देख रहे हैं इसका ये फिक्स होता है, ये वाला पाथ, इसी को ऑर्बिट बोलते हैं।
इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट, जिसको ऑर्बिट कहा जाता है। अब देखते हैं इसके पार्ट के बारे में। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा है टाइम टेकन, ये कितना टाइम लेता है चक्कर लगाने में। तो द अर्थ टेक्स 365 होल 1/4 यानी 365 दिन, डे और 6 आवर्स, ये 6 घंटा एक्स्ट्रा लेता है डेज 1 ईयर जो है टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। मतलब टाइम टोटल कितना लेगा, 365 दिन एंड 1/4 डे, यानी 365 दिन 6 घंटे ये लेता है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में। अब देखिए लीप ईयर का कॉन्सेप्ट कैसे आता है, इस चैप्टर में आपको ये भी बताया गया है कि लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आता कहाँ से है। तो ये जो 6 घंटा आप देख रहे हैं ना, लीप ईयर कितने दिन में आता है, 4 साल में। तो 6 घंटा अगर 1 साल का भरा तो 4 साल का कितना भरेगा, 6 चौका 24, 6 4 या 24, तो ये आ जाता है 24, यानी 4 साल पे 24 आवर्स आपका ये बढ़ते जाता है। तो लीप ईयर में यही कॉन्सेप्ट हो जाता है, मतलब 4 साल के बाद ये 24 घंटा एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, जो किस मंथ में जुड़ता है आपको पता है ऑलरेडी, फरवरी में जुड़ता है 29 फरवरी को, यानी 29 फरवरी हर 4 साल पे एक बार आता है, ये हम लोग ऐड कर लेते हैं उसमें। तो लीप ईयर क्या है, फॉर कन्वीनियंस हम लोग अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं, वी काउंट अ ईयर एज 365, हम लोग क्या करते हैं 365 डेज़ को एक ईयर मान लेते हैं, और एक्स्ट्रा जो ये 6 घंटा अभी बताए थे 6 आवर्स, उसको 1/4 ऑफ द डे जो है उसको हर ईयर के लिए सेव कर लेते हैं, सेव्ड कर लेते हैं। अब आगे क्या होगा, एडेड अप ओवर 4 ईयर्स, ये 4 साल बाद क्या होगा, 6 घंटा जो 4 साल तक जुड़ेगा, तो 6 आवर्स मल्टीप्लाई 4, ये 24 घंटा 24 आवर्स हो जाएगा, ये हमारा 24 आवर्स हो जाएगा, जिसको एक दिन मान लेते हैं। और यही जो ये सरप्लस डे है, ये अधिक जो दिन आया है आपका जोड़ के, इज़ एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी, अभी जस्ट बताया कि फरवरी के मंथ में उसको एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं। तो फरवरी जो है हमेशा 4 साल पे एक बार 29 डेज़ का एवरी 4th ईयर पे आ जाता है। अ ईयर विद 366 डेज़ को ही, जो ईयर 366 डेज़ वाला होता है उसी को तो लीप ईयर कहते हैं। यानी लीप ईयर क्या हो गया, जिसमें ये 6 आवर्स का जो 4 बार हम लोग जोड़ के एक दिन फरवरी का एक्स्ट्रा बढ़ा लिए, दैट इज़ वो लीप ईयर हो गया। 29 डेज़ एवरी 4th ईयर पे इसीलिए फरवरी में आता है। और लीप ईयर जो है जनवरी 4 का मल्टीपल होता है, जैसे 2000, 2004, 2008, 2012, ये सारा लीप ईयर हम लिख रहे हैं। 2016, 2020, अब नेक्स्ट वाला था 2014, 24, उसके बाद अगला क्या आएगा लीप ईयर हमारा 28 नेक्स्ट वाला आएगा। तो ये सारे लीप ईयर हैं, इसमें होता क्या प्रोसेस सारा हम बताया अभी। नो ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है वो देखते हैं। ऑर्बिटल प्लेन क्या है, द प्लेन फॉर्म्ड बाय द अर्थ्स ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन, यानी अर्थ के ऑर्बिट से जो प्लेन बनेगा, अ प्लेन फॉर्म्ड बाय द अर्थ ऑर्बिट, अर्थ का जो ऑर्बिट था जिसमें वो रिवॉल्यूशन कर रहा था, ये वाला ऑर्बिट जो बता रहे थे, ये ऑर्बिट का जो प्लेन बनेगा इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। प्लेन और प्लेन होता क्या है, 2D फिगर होता है, मतलब 2 डायमेंशनल होता है, लेंथ एंड ब्रेथ होगा इसमें, यानी लंबाई और चौड़ाई होगी। जो ये स्क्रीन है आपका मोबाइल स्क्रीन या टैब स्क्रीन, ये भी एक प्लेन की तरह बिहेव करता है, तो 2D डायमेंशनल होता है, बस ध्यान रखना है। एक्सियल टिल्ट क्या होता है, एक्सियल टिल्ट द अर्थ एक्सिस इज एन इमेजनरी लाइन, आपको ऑलरेडी बता रखे हैं कि अर्थ का एक्सिस जो है वो इमेजनरी लाइन है, हम लोग अपनी सुविधा के लिए इसको मान रखे हैं, और वो टिल्टेड है, मतलब थोड़ा सा तिरछा है, कितने एंगल पे, तो 66.5 डिग्री पे तिरछा है, यानी 66 होल 1/2 डिग्री पे वो तिरछा है। इससे क्या होता है, विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन, इसका ऑर्बिटल प्लेन जो है वर्टिकल से कितना तिरछा हो जाता है, तो 23.5 डिग्री और 23 होल 1/2 डिग्री ये वर्टिकल से तिरछा हो जाता है। यही टिल्ट है जो कॉम्बाइंड करता है विद द रिवॉल्यूशन एंड इज द कॉज ऑफ सीजन। इसी टिल्ट के कारण जो है रिवॉल्यूशन और ये टिल्ट के कारण हमारा सीजन चेंज होता है। जो हमारे अर्थ पे अलग अलग सीजन आता है ना, विंटर सीज़न, समर सीज़न, जो भी आते हैं विंटर, समर, स्प्रिंग सीजन, जितने सारे भी सीज़न चेंज होते हैं ना, वो सारा होता है एक्सियल टिल्ट के कारण ही, और रिवॉल्यूशन साथ में होता ही रहता है। तो एक्सियल टिल्ट और रिवॉल्यूशन के कारण हमारा सीजन चेंज हो जाता है। नाउ चेंजेस इन सीजन, इसके बारे में पढ़ते हैं। द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ये रिवॉल्यूशन जो हो रहा था
अर्थ का अराउंड द सन, सन के चारों तरफ अर्थ का जो रिवॉल्यूशन हो रहा है अलॉन्ग विद द टिल्ट, और टिल्ट के साथ ये हो रहा है, एक्सिस पे टिल्ट भी है, रिवॉल्यूशन भी चल रहा है, तो कॉजेज द चेंजिंग ऑफ सीजन, जो समर आता है, फिर विंटर आता है, स्प्रिंग आता है, ऑटम आता है, ये सारे होते रहते हैं। इसका मेन रीज़न क्या है? तो पहला रीज़न ये है टिल्ट ऑफ द एक्सिस पे ये टिल्ट है, और दूसरा रीज़न है कि ये रिवॉल्यूशन, जो पहला रीज़न ये आपका था कि रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, और दूसरा है कि विद इसमें एक और चीज़ जुड़ जाता है कि टिल्ट भी है एक्सिस पे, इस दोनों के कारण सीज़न हमारा चेंज होते रहता है। ना अब नेक्स्ट देखते हैं क्या पढ़ना है। इवेंट, अब हम लोग इवेंट, डेट, हेमिस्फेयर टिल्टेड टुवर्ड्स द सन और डायरेक्ट रेज फॉल ऑन एंड लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट, और सीज़न एक चार्ट हम लोग देख रहे हैं, सीज़न इन सॉदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा। तो ये चीज़ एक चार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक चार्ट है इस पूरे चैप्टर में, मतलब इस चैप्टर का कंक्लूजन है, कंक्लूजन इस चैप्टर का। अभी हम लोग जो पढ़ना था टोटल चैप्टर्स कर चुके हैं लगभग, और कंक्लूजन इस चैप्टर का ये दिया हुआ है। तो पहला जो हम लोग को पढ़ना है वो समर सोल्स्टाइस के बारे में, दूसरा पढ़ना है विंटर सोल्स्टाइस, तीसरा पढ़ना है इक्विनॉक्स जो वर्नल होता है, और चौथा होता है इक्विनॉक्स जो ऑटमनल होता है। तो देखते हैं इसमें, तो समर सोल्स्टाइस जो होता है वो किस डेट को होगा, डेट देखिए जून 21 को ये होगा। हेमिस्फेयर टिल्टेड टुवर्ड्स सन, तो नॉर्थ, ये उस समय हेमिस्फेयर जो टिल्टेड टुवर्ड्स सन, हेमिस्फेयर कौन सा होगा जो सन के तरफ झुका हुआ होगा, तो नॉर्थ वाला हेमिस्फेयर तभी सन की तरफ झुका हुआ रहता है। और डायरेक्ट रेज कहाँ गिरता है उस समय, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको याद होगा 23.5 डिग्री नॉर्थ पे होता था, ये चीज़ है। और लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, ये हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे सीज़न इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और सीज़न इन सॉदर्न हेमिस्फीयर है। तो लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, तो लॉन्गेस्ट डे होगा और शॉर्टेस्ट नाइट होगा, दिन लंबा होगा, रात छोटी होगी। और सीजन्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सीज़न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा, आपको पता है समर जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी भारत में, नॉर्थ इंडिया में समर कब पड़ता है, तो ये पड़ता है समर, ये जून के समय में समर पड़ता ही है, तो इस चीज़ से आप याद रख सकते हैं। सीज़न इन सॉदर्न हेमिस्फीयर, तो ये विंटर होगा, सीजन जो होगा सॉदर्न हेमिस्फीयर में उस समय विंटर होगा, यानी जून में सॉदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है। नाउ विंटर सोल्स्टाइस का देखते हैं, तो किस डेट को आता है, तो दिसंबर 22 को आएगा। अब ये जो है हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड्स सन, यानी कौन सा हेमिस्फीयर होगा जो सन की तरफ झुका हुआ होगा, तो इसमें साउथ हेमिस्फीयर होता है, जो साउथ हेमिस्फीयर दैट मीन्स कि आधा पार्ट जो है नीचे वाला, यानी अर्थ का जो दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते थे नॉर्थ एंड साउथ, तो नीचे वाला लोअर पार्ट जो है साउथ वाला वो सन की तरफ रहेगा। और यहाँ पे डायरेक्ट रेज किधर फॉल हो रहा है अभी, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ पे। लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट का देख लेते हैं, तो शॉर्टेस्ट डे होगा, लॉन्गेस्ट नाइट होगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये लॉन्गेस्ट डे था तो यहाँ पे दिन छोटा होगा, रात लंबी हो जाएगी, यानी ठंडा के दिनों में नॉर्थ इंडिया वाले को ये फील होता है कि दिन छोटी हो जाती है और लॉन्गेस्ट नाइट यानी रात लंबी हो जाती है। सीजन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सीजन हमारा विंटर का होता है और सॉदर्न हेमिस्फीयर में समर का सीजन होता है। नौ इक्विनॉक्स देखते हैं कब आता है, तो 21 मार्च को इक्विनॉक्स वर्नल वाला आता है। और यहाँ पे टिल्टेड वाला जो बात था ना कि हेमिस्फीयर टिल्टेड होता है सन की तरफ, तो ये कोई भी टिल्टेड नहीं होता है, यहाँ टिल्टेड अभी नहीं है। और डायरेक्ट रेज कहाँ फॉल करता है, तो ये इक्वेटर पे फॉल करता है। और फिर हमारा डे का लेंथ और नाइट का जो लेंथ था, डे और नाइट का लेंथ जो था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो इक्वल डे होगा, यहाँ पे रात और दिन दोनों 12-12 घंटे की ही होती है, इक्वल डे एंड नाइट होता है। कब, ये मार्च 21 को। और स्प्रिंग का सीजन कहाँ होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सॉदर्न हेमिस्फीयर में देखें तो ऑटम का सीजन होता है। नाउ इक्विनॉक्स ऑटोनमल बोलें तो सितंबर 23 को ये आता है। अब ये नाइदर क्यों लिखा है इसमें, क्योंकि जो हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड्स सन का पार्ट है उसमें वो किसी तरफ नहीं टिल्टेड होता है। डायरेक्ट रेज फॉल ऑन, कहाँ डायरेक्ट रेज गिरेगा, तो ये इक्वेटर पे डायरेक्ट रेज गिरते हैं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप अगर इसको याद रखें तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे ही आप कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट क्या है,
तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इक्वल डे और नाइट होता है, मतलब इक्विनॉक्स में हमेशा इक्वल होता है, इक्विनॉक्स में हमेशा इक्वल होता है। देखिए दोनों में हम यही पढ़े थे, इक्विनॉक्स वाला ये वर्नल वाला भी यही पढ़े और ऑटोनमल वाला भी यही पढ़े कि इक्विनॉक्स पे कभी भी दिन और रात जो है 12 घंटे की ही होती है। अब इक्विनॉक्स पे देखते हैं कि सॉर्दर्न और नॉर्दर्न और सॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कैसे कैसे सीजन होता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऑटम होगा और सॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग होगा। अब देखिए हो क्या रहा है, ये क्रॉस पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो आप बहुत आराम से इसको याद रख सकते हैं। यहाँ भी आप देखिए क्या हो रहा था, लॉन्गेस्ट डे था तो शॉर्टेस्ट नाइट था, फिर सेकंड में क्या हुआ, शॉर्टेस्ट डे है तो लॉन्गेस्ट नाइट हो गया, फिर ये दोनों भी बराबर ही है, ये वाला पार्ट भी बराबर ही है। तो आप इसको याद रख सकते हैं इजीली, बहुत इजी है, बार बार इस चार्ट को देखेंगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। लॉट ऑफ थैंक्स। नाउ नेक्स्ट जो पार्ट है सॉल्स्टाइस, ये क्या होता है, तो रेफर्स टू द टाइम व्हेन वन ऑफ द पोल्स इज मैक्सिमली टिल्टेड टुवर्ड द सन। सॉल्स्टाइस उस समय को बोलते हैं। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, 2 बार सॉल्स्टाइस पढ़े थे, यहाँ भी पढ़े थे समर वाला भी, एक बार पढ़े थे विंटर वाला। इक्विनेक्स भी 2 बार पढ़े थे, इक्विनॉक्स भी वर्नल एक पढ़े थे, एक ऑटमल पढ़े थे। तो सॉल्स्टाइस क्या होता है, तो रेफर्स टू द टाइम, एक ऐसे समय के बारे में बताता है व्हेन वन ऑफ द पोल, जब कोई एक पोल यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, 2 ही तो पोल होता है, तो अर्थ नॉर्थ पोल या साउथ पोल जो है मैक्सिमली टिल्टेड टुवर्ड द सन, कोई एक पोल जो है बेसिकली कभी भी अर्थ बनता है ना तो थोड़ा टिल्टेड बनता है। तो अब आपको पता चलेगा नॉर्थ पोल या साउथ पोल जो है कोई भी एक जो है सन की तरफ टिल्ट होगा जब, उसको सॉल्स्टाइस बोलते हैं। यानी रेफर्स टू द टाइम व्हेन वन ऑफ द पोल, कोई एक पोल या तो नॉर्थ पोल या तो साउथ पोल जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमली टिल्टेड, ज़्यादा से ज़्यादा झुका हुआ रहता है सन की तरफ। सन की तरफ कोई एक पार्ट, मान लीजिए अगर सन इधर है अभी तो सन की तरफ ये नॉर्थ पोल टिल्टेड है, अगर मान लीजिए ये घूमते हुए अर्थ इधर पीछे आ जाए तो सन इधर आ जाएगा। तो अभी जो है टिल्टेड ज़्यादा कौन सा पार्ट होगा, इसकी तरफ साउथ वाला पार्ट टिल्टेड होगा। तो कोई एक पोल जो है मैक्सिमली टिल्टेड होता है सन की तरफ, उसी समय को सॉल्स्टाइस बोलते हैं। इससे लीड क्या होगा, इससे होगा क्या, तो लीडिंग टू द लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट डे, इससे ही हम लोग को लंबा दिन या छोटा दिन का अनुभव होता है। लॉन्गेस्ट डे भी पता चलता है और शॉर्टेस्ट डे का भी पता चलता है। रीजन्स बियॉन्ड द आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल, रीजन्स जो आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल के बियॉन्ड हैं, के ऊपर वाले पार्ट हैं, मतलब के बियॉन्ड वाले पार्ट हैं, वो एक्सपीरियंस करते हैं कॉन्टिन्यूस डे लाइट और डार्कनेस। रीजन जो आर्कटिक सर्कल यानी ये वाला पार्ट के नीचे, अंटार्कटिक सर्कल के नीचे और आर्कटिक सर्कल के ऊपर, तो ये दोनों जो रीजन है ना वो कंटिन्यूस डे लाइट, या तो उनको पूरा का पूरा दिन ही दिखेगा या तो पूरा का पूरा डार्कनेस दिखेगा। 6 मंथ तक इस समय में ऐसा वो फील करते हैं, यानी 6 महीना की दिन 6 महीना की रात, ये कहाँ एक्सपीरियंस करेंगे लोग, तो आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल के जो बियॉन्ड है, मतलब अंटार्कटिक सर्कल के नीचे और आर्कटिक सर्कल के ऊपर। नाउ इक्विनॉक्स वाला पार्ट क्या है देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इक्विनॉक्स रेफर्स टू द टाइम, एक ऐसे समय के बारे में बताता है व्हेन द सन्स रे फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, जब हमारा सन का रे जो है, सूरज की किरणें जो हैं डायरेक्टली इक्वेटर पे गिरती हैं, इक्वेटर पे डायरेक्टली गिरती हैं। याद होगा आपको इक्वेटर क्या होता था, इक्वेटर बीच वाली लाइन होती थी, ये वाला लाइन। अगर सन का रे आप समझिए कि ऐसे डायरेक्टली इसी पे गिरेगी तो उस समय को इक्वेटर वाला इक्विनॉक्स बोलेंगे, चाहे इधर से चाहे इधर से, जिधर से भी गिरे। सन जब भी इक्वेटर पे डायरेक्ट फोकस करता है तो रेफर्स टू द टाइम, उसी समय को, सन का रे जब डायरेक्टली इक्वेटर पे गिरता है तो उसी समय को हम लोग इक्विनॉक्स बोलते हैं। इससे रिजल्ट क्या होगा, इक्वल डे होगा और नाइट होगा अक्रॉस द ग्लोब, पूरे ग्लोब पे, पूरे पृथ्वी पे क्या होता है कि इक्वल डे और नाइट होता है। नाइट की भी लंबाई बराबर और डे की भी लंबाई बराबर, यानी 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती है। ये था पूरे चैप्टर के बारे में। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग, लिसनिंग, शेयरिंग, liking and subscribing also. Again and again, thank you for your support. A lot of thanks. We will meet in next chapter.